चलो स्टार्ट करें। तो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके यूनिट नंबर 4 का चैप्टर है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और हम किसके लिए कंप्यूटेशन करेंगे? इंडिविजुअल्स के लिए। ठीक है, ये जो मैंने रूल बता रहा हूं पूरा, ये पूरा इंडिविजुअल्स के लिए है। तो टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करने के लिए देखो, अगर आप लोग किसी बुक का सॉल्यूशन अगर देखते हो तो उसमें भी सॉल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा अनसिस्टमेटिक होता है। मतलब वो करेक्ट वे में उन्होंने भी किया हुआ है, लेकिन अनसिस्टमेटिक मतलब क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशन करोगे ना टैक्स लायबिलिटी की, तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में लानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो मैं उसको है ना एक स्टेप वाइज टैक्स कैलकुलेशन को डिवाइड करके रखा हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर कि आप लोगों को क्या क्या पहले से पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर पढ़ने के पहले पांचों हेड का नॉलेज, रेसिडेंशियल स्टेटस का नॉलेज, एग्रीकल्चर इनकम का नॉलेज, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का नॉलेज, डिडक्शन का नॉलेज, मतलब आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम बनाना आना चाहिए। वो कर लोगे तब आपसे टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन आगे उसके अलग से मतलब उसके अप्लाई करना है। क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हो, क्या चैप्टर का नाम है? इनकम टैक्स। तो आपने अभी तक की क्लास में तो सिर्फ इनकम कैलकुलेट करना सीखा है। आज हम मुद्दे की बात कर रहे हैं टैक्स की कैलकुलेशन की। क्लियर है? चलो सबसे पहले जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आप लोगों को क्वेश्चन में कुछ कुछ डिटेल्स दिए रहती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? इंडिविजुअल्स की। तो आपको सबसे पहले जिसका भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसका पर्सनल डिटेल ले लेना। क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा, नाम ले लो, नहीं दिया रहेगा तो नाम से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सामने वाले की एज, सामने वाले की एज, एज अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो एज पर क्वेश्चन ले लो, और अगर एज नहीं दी हुई है तो आपको एज कितनी मानना है? 60 साल से कम मान के चलना है। क्वेश्चन में दिया होगा तो एज पर क्वेश्चन आप ले लो, और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको क्या मानना है? बिलो 60 ईयर्स। क्यों एज को हम देख रहे हैं? एज को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां पर जब स्लैब रेट लगता है, जब स्लैब रेट लगता है तो 3 एज ग्रुप वाले लोगों को अलग अलग कर दिया गया है। जो लोग 60 साल के नीचे रहते हैं उन लोगों को नॉर्मल बोला जाता है, नॉर्मल पर्सन। जो 60 से 80 के बीच में होते हैं, 60 से 80 के बीच में, उनको सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में रखा गया है, और जो 80 के ऊपर है उसको सीनियर सिटीजन के ऊपर रखा गया। हरी बात समझ में? तो मेरा बोलने का मतलब है क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको नॉर्मल मानना है। क्वेश्चन में दिया होगा 65 साल का है तो सीनियर सिटीजन, 85 साल का है तो सुपर सीनियर सिटीजन। आगे बात समझ में? तो एज के बेस पे सामने वाले का टैक्स रेट डिसाइड होता है, क्योंकि नॉर्मल वाले के लिए अलग रेट लगेगा, सुपर सीनियर के लिए अलग लगेगा, और सीनियर के लिए अलग लगेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस, सामने वाले की अगर क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं दी हुई है तो आप अपने मन से क्या एज्यूम करोगे कि वो बंदा क्या है? रेसिडेंट है। नहीं दिया रहेगा तो, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे और एज के बेस पे टैक्स का रेट डिसाइड होता है। आपने अगर पहले इस चीज दोनों को इग्नोर कर दिया, आप गलत रेट लगा दोगे, और गलत रेट लगा दोगे मतलब आंसर कहां से सही आएगा मेरे को बताओ। आ रही बात समझ में? तो इसलिए एज और रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में ही देख लेना, तभी आप आगे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा रेट लगेगा। क्लियर है? इसलिए मैं क्या किया, सबसे पहले पर्सनल डिटेल लिखवा दिया। नाम दिया है नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज और रेसिडेंशियल स्टेटस से आप लोगों को कंफर्म करना है। अब उसके बाद डिटेल्स ऑफ इनकम, स्टेप नंबर 2। ये स्टेप नंबर 2 दिख रहा है आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोगों ने जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करी हुई है, जो आप लोग टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फिर कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, फिर उसमें पूरा डिडक्शन विडक्शन लेके जो आखिरी में बचती है इनकम, उसको क्या बोलते हैं? टोटल इनकम बोलते हैं। टोटल इनकम जो होता है ना, मिक्सचर होता है 2 टाइप की इनकम का। टोटल इनकम जो होता है मिक्सचर होता है कितने टाइप की इनकम का? 2 टाइप की इनकम का। एक होता है नॉर्मल इनकम और दूसरा होता है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम 2 चीजें उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है टोटल इनकम के अंदर, तो इसको अलग अलग करना पड़ता है।
अलग अलग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और नॉर्मल इनकम पर नॉर्मल रेट से या स्लैब रेट से टैक्स लगता है, इसलिए अलग अलग करना जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनकम का डिटेल्स लिखना है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं बाइफरकेशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाइफरकेशन ऑफ इनकम। लिख देता हूं यहां पे, बाइफरकेशन ऑफ इनकम या टोटल इनकम। आ गई बात समझ में? हम टोटल इनकम को बाइफरकेट करके दिखा रहे हैं। तो दो ग्रुप में बाइफरकेट करना पड़ेगा, दो ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ग्रुप होता है उसका नाम क्या है, स्पेशल इनकम, और एक ग्रुप है उसका नाम क्या है, नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम क्या होती है और स्पेशल इनकम क्या होती है? तो पहले आप स्पेशल इनकम को समझ लो, तो जो बच गई वो इनकम कौन सी होगी, नॉर्मल। ये छोटा सा लॉजिक है। तो चार प्रकार की इनकम ऐसी होती है जो स्पेशल इनकम होती है। देखो मैं आप लोगों को जो भी रूल बता रहा हूं ना, ये सिर्फ बी कॉम के एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम आएगा। आ रही बात समझ में? मतलब मैं कुछ कुछ चीजें जो काम नहीं आने वाली उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। मतलब कुछ कुछ रूल को मैंने क्या किया है, रूल तो वही है जो लग रहा है, लेकिन मैंने उसको हटा दिया यहाँ से कि फालतू में एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैं जितना बता रहा हूँ एकदम काम की चीजें बस लिखी हुई है। और बी कॉम के लेवल का ये जो मैं बता रहा हूँ बी कॉम के लेवल का है। देखो, तो स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम में चार प्रकार की इनकम आती है। पहला आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहला क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला, लिखा रहेगा साफ साफ 111A करके। मतलब अगर दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन याद करो, दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल वाली और दूसरी होती है 111A वाली। तो जो नॉर्मल वाली होगी ना भाई, नॉर्मल वाली होगी ना, वो स्पेशल इनकम नहीं होती है। ये दोनों ले लो, मैं आ रहा हूं ना 5 मिनट उधर। नॉर्मल वाली जो होती है ना वो स्पेशल इनकम नहीं होती है, 111A वाली को स्पेशल मानते हैं। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम जानते हो ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, मतलब बहुत सारा मैंने बताया था, वेजर इनकम, ये सब क्या है, कैजुअल इनकम, सब कैजुअल इनकम है। और उसके कैजुअल इनकम, उसके बाद क्या है अगला, अनडिस्क्लोज इनकम। आज ही मेरे को लेट क्या हुआ मालूम है, मेरे क्लाइंट का मेरे पास फोन आया था, उनके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कहीं से आने वाला है, और कहां से आने वाला है वो खुद मेरे को भी नहीं बता रहे और मैं बताऊंगा भी नहीं बोल रहे, लेकिन आएगा तो मेरा अकाउंट सील हो जाएगा। क्या मेरे से पूछते, मैं बोला मेरे को डिटेल बताओगे नहीं, वकील से, डॉक्टर से, इन लोग से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोला मैं, मतलब टैक्स कंसल्टेंट भी एक प्रकार का वकील ही होता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एससीसी को डिपार्टमेंट के सामने। तो मैं बोला मेरे से अगर छुपाओगे तो फिर मैं आपको सही सलाह दे नहीं पाऊंगा, तो बताई चाहिए आखिरी में। मैं बोला भी ठीक है, 11 बजे मेरे को फिर से फोन आएगा उनका, तो वो मेरे को फिर पूरा डिटेल आके बताएंगे। ठीक है, तो अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बातचीत हो रही थी। तो वो भी एक प्रकार की क्या होती है, वो भी क्या होती है, एक प्रकार की स्पेशल इनकम। ठीक है, अब देखो मैं भी है ना फालतू चीजों में हाथ नहीं डालता, वो ज्यादा अगर मेरे को डिटेल नहीं बताएंगे तो भैया आप जानो, आपका काम जानो, मेरे को इसमें इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मैं फालतू का कंसल्टेंसी लेंगे, मेरे को तो बेचारा कमा लिया अनाप शनाप, मेरे को कुछ मिलना जुलना है नहीं, है कि नहीं? तो मैं क्यों सलाह दूं आपको फालतू की। हाँ, तो भाई सर्विस एक ऐसी चीज है जिसका लोग सामने वाले वैल्यू नहीं समझते। मालूम है, एक आदमी, मेरा आईटीआर फाइल करने का, मैं टैक्स कंसल्टेंट भी हूं, एक आदमी मेरे से साल भर में आईटीआर फाइल कराएगा, कितना रुपए लेगा फीस, मतलब मेरे को देगा 1000 रुपए एक फाइल का देगा। ठीक है, अब 1000 रुपए एक फाइल का देगा, साल में मेरे को 2 मिनट का काम नहीं है। आप एक बार करके देखो फिर बताना कितने मिनट का काम है। वो 2 मिनट में काम हो रहा है, लेकिन उसको करने के लिए कितने दिन की मेहनत लगी वो भी तो सोचो भाई। ठीक है, तो मेरे से साल में 4-5 बार फोन करके कंसल्टेंसी ले लेगा, और कंसल्टेंसी का कोई हिसाब नहीं, जबकि उस कंसल्टेंसी से उसने कितना अपना टैक्स बचा लिया होगा, कितना क्या क्या कर लिया होगा। चलो छोड़ो जो भी है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टोटल इनकम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक होता है स्पेशल इनकम और दूसरा होता है नॉर्मल इनकम। तो स्पेशल इनकम के अंदर चार चीजें आती है, कौन कौन सी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला, कैजुअल इनकम और अनडिस्क्लोज्ड इनकम।
चारों को जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल स्पेशल इनकम। अब टोटल स्पेशल इनकम को जब हम टोटल इनकम में से माइनस कर देंगे तो जो बची हुई इनकम होगी वो क्या होगी, सीधी सी बात है, नॉर्मल इनकम होगी। इसमें हम माइनस कर दिए तो जो बची वो कौन सी इनकम, नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम में अब मैं इसकी बात अगर करूं तो इसके अंदर क्या क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, हाउस प्रॉपर्टी होगा, बिजनेस की तीनों इनकम होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला होगा, अदर सोर्सेज की बाकी सारी इनकम होगी। मतलब इसके अंदर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इनकम को नॉर्मली रहने दो, उसको अलग अलग देखने का जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नॉर्मल इनकम हो गया, यहां पर हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कभी कभी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ले लेती है। मेरा बोलने का मतलब यह है एग्रीकल्चर, अगर आप देखो यहां पर तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें लिखवा रहा हूं, इसके पीछे की थ्योरी ये है कि अगर आप प्योर एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो, अगर आप क्या कमाते हो, प्योर एग्रीकल्चर इनकम, मतलब उस एग्रीकल्चर इनकम के अलावा आपको कहीं और से इनकम नहीं होती है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम पूरी पूरी टैक्स फ्री है। लेकिन आप बिजनेसमैन भी हो, आप नौकरी भी करते हो, आपको अदर सोर्सेस से इनकम भी हो रही है, और साथ में आप खेती किसानी भी कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चरल हो क्या, मतलब फार्मर हो नहीं, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स ले लिया जाएगा आपसे। क्लियर है? तो चलो, आपने अभी क्या निकाला, नॉर्मल इनकम निकाला, आपने अभी क्या निकाला, नॉर्मल इनकम। अब नॉर्मल इनकम में आपको क्या ऐड कर देना है, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देना है, और एग्रीकल्चर इनकम तभी ऐड होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एग्रीकल्चर इनकम को तभी ऐड करना है ओनली इफ टोटल इनकम इज मोर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। अगर टोटल इनकम जो है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, एंड एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन 5000, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब एग्रीकल्चर इनकम को नॉर्मल इनकम में जोड़ेंगे। वो दो कंडीशन कौन कौन सी है, वो दो कंडीशन कौन कौन सी है, टोटल इनकम जो है मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से ज्यादा है। आ रही बात सर में? सर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है? देखो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को स्लैब रेट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल बता देता हूं। जो लोग 60 साल से ज्यादा के नहीं होते, उन लोगों की 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाता, 2.5 लाख के ऊपर जो होगी इनकम उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। तो इस बंदे के लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या हो गई, 2.5 लाख। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस वाले के लिए, हाँ बैठो मैं आ रहा हूं 5 मिनट में। हाँ, तो 60 साल के अंदर वाले लोगों के लिए, फिर अदर केस वाले लोगों के लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 2.5। जिनका एज 60 साल से ऊपर है उनके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 3। और जिनकी एज 80 साल से ऊपर है उनके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 5 लाख। मतलब इस लेवल की इनकम तक आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको चेक करना है एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ते वक्त, नॉर्मल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ते वक्त चेक करना है कि आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम भी किससे ज्यादा है, 5000 से, तभी ये यहां पर जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद ये दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट इनकम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट इनकम मिल जाएगा। इसको अच्छे से देखो, डिटेल्स ऑफ इनकम में इसमें कहीं पे किसी को डाउट है तो बताओ। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में 3 चीजें हमने लिखते हैं, क्या क्या, सामने वाले का नाम, एसईसी का नाम, वो दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया होगा तो ठीक, नाम में कुछ नहीं रखा है। दूसरा एज, एज अगर दी होगी तो एज पर क्वेश्चन आप लोगों को चलना है, नहीं दी होगा तो हमेशा 60 साल के नीचे मान के चलना है। ठीक है? उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, दिया होगा तो जो दिया होगा वैसा लो, और नहीं दिया होगा तो रेसिडेंट मान के चलना है। उसके बाद इनकम, इनकम का बाइफर्केशन या डिटेल्स ऑफ इनकम। तो इनकम को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक होता है स्पेशल इनकम और दूसरा होता है नॉर्मल इनकम।
तो स्पेशल इनकम जो होती है ना भाई, वो 4 प्रकार की होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए वाला, कैजुअल इनकम और अनडिस्क्लोज इनकम। तो इसका टोटल मार दो, टोटल स्पेशल इनकम को टोटल इनकम में से माइनस कर दो, तो जो बच गई वो कौन सी इनकम रहेगी? नॉर्मल इनकम। क्लियर है? अब जो नॉर्मल इनकम बच रही है आपकी, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को कभी जोड़ना है कभी नहीं जोड़ना है। तो जोड़ना कब है, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि आपकी टोटल इनकम जो है मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट मतलब 60 साल के नीचे वाले लोग के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 वाले के लिए 3 लाख और 80 से ऊपर वालों के लिए 3 लाख 5 लाख सॉरी। तो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए टोटल इनकम। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम किससे ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब एग्रीकल्चर इनकम इस नॉर्मल इनकम में जुड़ेगी और क्या मिल जाएगा आपको? एग्रीगेट इनकम मिल जाएगा। बाय चांस मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि आपकी टोटल इनकम है 7 लाख की और एग्रीकल्चर इनकम है 4,000 की, तो ऐड होगा? नहीं, क्योंकि एक चीज तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, दूसरी हो रही है क्या? नहीं। आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 26,000 रुपए और टोटल इनकम है आपकी 2,30,000 रुपए, तो बताओ ऐड होगा? नहीं होगा। अब स्टेप नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। मतलब अब अगर आप लोग बुक के सॉल्यूशंस देखते हो, मैं किसी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बुक के सॉल्यूशन आप लोग देखते हो, तो बुक वाला जो है वो यहां से स्टार्ट करता है चीजों को सॉल्व करना, लेकिन इसके पहले ऊपर के काम नहीं करोगे ना तो इधर आप लोग है ना घूम जाओगे, क्या करने कहीं पे क्या कुछ समझ नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बुक के सॉल्यूशन गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब आप भटक जाओगे, समझ में नहीं आएगा ये। तो पहले आप लोगों को क्या करना है, ऊपर के 2 स्टेप को फॉलो करके यहां पर आना है। तो टैक्स की कैलकुलेशन 2 चरणों में होती है, 2 फेज में होती है। पहला होता है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, आपको स्पेशल इनकम पर टैक्स निकालना है। आपको स्पेशल इनकम पर टैक्स निकालना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर किस पे टैक्स निकालना है? एग्रीगेट या नॉर्मल इनकम पर टैक्स निकालना है। फिर दोनों के टैक्स को आपको जोड़ना है तो आपके पास टोटल टैक्स आएगा। आ रही बात समझ में? ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो एडवांस टैक्स है वो भी इसी पर बेस्ड है। टीडीएस में भी सैलरी चैप्टर इसी ऊपर बेस्ड है। तो यूनिट नंबर 5 तभी बनेगा आपसे जब आप यूनिट 4 के इस चैप्टर को पढ़े रहोगे। तो देखो, तो मैंने आप लोगों को बताया था 4 प्रकार की स्पेशल इनकम होती है। कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए, कैजुअल और अनडिस्क्लोज्ड। तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कितना परसेंट लगता है? 20%। शॉर्ट टर्म ट्रिपल वन ए के ऊपर कितना लगता है? 15। कैजुअल इनकम पर 30, अनडिस्क्लोज्ड पर 30। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप लोग याद ले लो, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी? टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज पर स्पेशल रेट। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज पर स्पेशल रेट। तो सबसे पहले आपको कौन सी स्पेशल इनकम लेनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर अच्छा, मैं जो रूल बता रहा हूं वो तो पूरा बता रहा हूं, जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया रहेगा। दिया रहेगा तो लो, नहीं दिया रहेगा तो मत लो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लो। इसमें माइनस क्या करना है? शॉर्टफॉल माइनस करना है। क्या माइनस करना है? शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल कब माइनस होगा? ओनली इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। नॉर्मल इनकम किससे कम है? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो उस जो अमाउंट आएगी ना, जितना कम है, जो डिफरेंस होता है, उसी को शॉर्टफॉल बोलते हैं। मान लो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 50,000 रुपए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी आ रही है? 50,000। और आपकी नॉर्मल इनकम जो है, नॉर्मल इनकम मतलब अपन ने अभी टोटल में से लॉन्ग टर्म को हटा दिया, तो नॉर्मल इनकम जो आ रही है आपकी 2,10,000 रुपए आ रही है। और आपकी अभी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है? 2.5 लाख की। ये आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, और आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है? 2,10,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 40,000 शॉर्टफॉल है। 40,000 क्या है? शॉर्टफॉल। तो 40,000 शॉर्टफॉल है ना, तो आप इस 50,000 में से 40,000 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना? 10,000 बचेगा।
10,000 पर लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स लगेगा। हाँ एक बार माइनस होगा तो हर बार नहीं नहीं नहीं, यहां पर जो शॉर्टफॉल बचता है, मतलब एक बार ही पूरा शॉर्टफॉल कैलकुलेट होगा। अगर आप शॉर्टफॉल यहां यूटिलाइज कर लेते हो, शॉर्टफॉल यहां यूटिलाइज कर लिए, तो बच रहा है तो यहां लो, नहीं बच रहा है तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक वर्ड डाल देता हूं जिससे आप लोगों को मतलब दिक्कत नहीं होगी। बैलेंस लिख देता हूं, बैलेंस, बैलेंस शॉर्टफॉल। ये लिखने का कारण ये है कि आपको शॉर्टफॉल एक ही बार कैलकुलेट करना है। जैसे ऊपर में मान लो अपना 40,000 आया था, है ना, 40,000 में मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 30,000 था, और 40,000 यहां पर नहीं हो पा रहा है तो 10,000 एक्सेस बच रहा है, तो यहां पर आप यूटिलाइज करोगे उसको। मतलब शॉर्टफॉल को पहले कहां यूटिलाइज करना है, लॉन्ग टर्म में करना है। बच रहा है तो शॉर्टफॉल में लाना, नहीं तो मत लाना। मतलब एक ही अमाउंट को 2 बार शॉर्टफॉल मत बना देना। क्लियर है? तो शॉर्टफॉल कब माइनस करना है पहले ये बताओ। जब आपकी नॉर्मल इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम होगी तभी शॉर्टफॉल आएगा। वही नॉर्मल इनकम और मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को शॉर्टफॉल बोलते हैं। तो अगर किसी को समझ में नहीं आई मेरी बात, तो मैंने है ना शॉर्टफॉल कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है, पढ़ लो। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो भी है माइनस क्या करना है, नॉर्मल इनकम। अगर अमाउंट प्लस में आ रही है तो क्या कहलाएगा, शॉर्टफॉल, और अगर माइनस में आएगी तो नहीं है शॉर्टफॉल। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने निकाल लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपने क्या माइनस कर दिया, शॉर्टफॉल। तो अब जो बची रही है बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर 20% लगाना है। बहुत सारे लोगों को टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे रूल्स नहीं पता रहते, तो अपना ज्यादा टैक्स पटा के बैठ जाते। ठीक है, शॉर्टफॉल बेनिफिट भी मिलता है। तो बच रहा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर, जैसे मान लो किसी की नॉर्मल इनकम 0 है, नॉर्मल इनकम कितनी है, 0, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है आपका 2 लाख रुपए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है। क्लियर है? और शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, शॉर्टफॉल कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें मालूम नहीं रहती किसी किसी। चलो ठीक है, आगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, वही प्रोसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में मिलेगा, जिसमें दिया रहेगा लो, नहीं दिया रहेगा मत लो, लेकिन 111A वाला ही लेना है ना, नॉर्मल वाला मत ले लेना। यहां पर भी शॉर्टफॉल माइनस करो। यहां पर कौन सा शॉर्टफॉल माइनस करोगे, या तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म होगा ही नहीं तो सीधा शॉर्टफॉल यहां ले लो, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो पहले शॉर्टफॉल यहां लो, जो बच रहा है फिर उसको यहां पर लो। क्लियर है? शॉर्टफॉल बेनिफिट लेने के बाद जो बच रहा है, बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच रहा है, उसके ऊपर कितना परसेंट निकलेगा, 15%। क्लियर है? कैजुअल इनकम और अनडिस्क्लोज इनकम में शॉर्टफॉल बेनिफिट मत लेना। शॉर्टफॉल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म 111 वाले में। कैजुअल इनकम जो भी है उसके ऊपर 30% निकाल लो, अनडिस्क्लोज इनकम है उसके ऊपर कितना परसेंट निकाल लो, 30%। सबको जोड़ दो अगर है तो। जोड़ने के बाद जो आपको मिल जाएगा क्या बोलेंगे उसको, टोटल टैक्स ऑन स्पेशल इनकम ए। क्लियर है? बैलेंस शॉर्टफॉल मान लो आपका टोटल शॉर्टफॉल आया 50,000, जिसमें से आपने 30,000 मान लो यहां यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, और 20,000 बच गया, तो वो बैलेंस शॉर्टफॉल यहां आएगा। क्लियर है? और मान लो आपका पूरा पूरा 50,000 यहीं पर यूटिलाइज हो जा रहा है, तो आपका शॉर्टफॉल बैलेंस नहीं बचेगा, पूरा वहीं चला जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे टैक्स ऑन। अच्छा, अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या था, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम था। तो यहां पर है ना फ्लैट रेट था, फ्लैट रेट। फ्लैट रेट मतलब 1 रुपया भी अगर होगा तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसके ऊपर, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम और एग्रीगेट इनकम एज पर स्लैब रेट। अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं, तो एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं तो एग्रीकल्चर इनकम वो नॉर्मल इनकम में ऐड होगी नहीं, तो जो आएगी वो नॉर्मली इनकम होगी। तो इसलिए मैंने ऑप्शनल में लिखा है टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम और एग्रीगेट इनकम। अगर नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल के ऊपर लगाओ,
और एग्रीगेट एग्रीकल्चर इनकम है तो जोड़ोगे तो एग्रीगेट बन जाएगी, तो एग्रीगेट के ऊपर लगेगा टैक्स। क्लियर है? नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम, नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम पर कौन से रेट से टैक्स लगेगा? स्लैब रेट। स्लैब रेट याद रखने वाली चीज है। उसके बाद लेस करेंगे क्या? एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स प्लस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जोड़ के। ये अभी ये मैं बोल के बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो अब एक अपन ये करने के पहले छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज मतलब ऐसे योगा वोगा नहीं बोल रहा हूं मैं। आप लोग 2 मिनट इसको देखो, पहले स्लैब रेट समझते हैं फिर अपन उसमें आएंगे। और अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, लास्ट ईयर पेपर में स्लैब रेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। आप लोगों के पास इनकम टैक्स का पेपर है तो खोल के देखो पिछले साल का। कौन कौन से स्लैब रेट एप्लीकेबल है लिख कर बताओ, बस कोई कैलकुलेशन नहीं, शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 1 में। तो मैं जो बता रहा हूं थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। अगर जिसकी एज जो है 60 साल से कम है, उल्टा चलते हैं पहले, उल्टा। जिस पर्सन की एज 80 ईयर्स से ऊपर है, जिस पर्सन की एज जो है किससे ऊपर है? 80 साल से ऊपर, और वो पर्सन क्या है? रेसिडेंट। मतलब दो कंडीशन पूरी हो रही है ना, एंड लगा हुआ है बीच में। मतलब उसकी एज 80 साल से ऊपर है और वो आदमी रेसिडेंट भी है, तो उसको इस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। किस तरीके से वत्सल्य? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख 1 से 10 लाख तक कितना परसेंट टैक्स देना है? 20। और 10 लाख 1 से ऊपर में कितना परसेंट? 30% टैक्स देना होगा। जिसकी एज 80 से ऊपर है और वो आदमी क्या है? रेसिडेंट। जिसकी एज 60 से ऊपर है और वो आदमी रेसिडेंट है, तो उसको किस तरीके से देना पड़ेगा? 3 लाख तक नील, 3 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख 1 से ऊपर करोगे तो 30%। तो ये जो है ना, ये स्पेशल अपने भारत देश के बुजुर्गों के लिए बनाया गया टैक्स रेट। मतलब हमारे भारत देश में निवास करने वाले बुजुर्गों के लिए स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। अगर कोई बुजुर्ग है लेकिन हमारे भारत देश का नहीं है, मतलब रेसिडेंट नहीं है, तो वो इस बेनिफिट को नहीं ले सकता। बुजुर्ग मतलब समझते हो ना, 60 साल से ऊपर मतलब सीनियर सिटीजन, और 80 साल से ऊपर मतलब सुपर सीनियर सिटीजन। अब कोई अदर केस आ जाता है, अदर केस मतलब या तो वो बुजुर्ग नहीं है मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, या फिर सीनियर सिटीजन है लेकिन रेसिडेंट नहीं है, तो उस केस में टैक्स क्या देना पड़ेगा? किस रेट से देना पड़ेगा? इस रेट से। क्या है? मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक कितना परसेंट? 5%। 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख 1 से ऊपर में जाओगे तो 30%। तो अभी आप लोग इस रेट को याद रखो अच्छे से, इस रेट को आप लोग अच्छे से याद रखो। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाकर बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अच्छा, हम अभी जो पढ़ रहे हो कौन सा रेट है? स्लैब रेट। स्लैब रेट से कौन सी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है? नॉर्मल इनकम। चलो एक छोटा सा एग्जांपल। नॉर्मल इनकम 8,75,000 रुपए। नॉर्मल इनकम मतलब इसमें कोई स्पेशल इनकम नहीं है ना कार्तिकेय? आपका सबसे पहले आंसर आना चाहिए। नॉर्मल इनकम कितनी है? 8,75,000 रुपए। सामने वाले की एज है 55 ईयर्स। कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी एज पर। चलो 5 मिनट का समय है आपके पास। अभी अभी मैं सिखा रहा हूं तो आप लोग एजुकेशन सेस वगैरह उसका लोड मत लेना, अपने को सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है। बाकी आगे के तो प्रोसेस में वो सीख जाएंगे अपन। मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, वहां पे बच्चे लोगों के क्लास चालू करके ना।
1,75,000 आ रहा है। आप लोग का कितना है तुषार, भूमिका? कितना ही आ रहा है आपका? वत्सल, आप लोग का दितेश, पीयूष, आपका देव, कार्तिकेय। चलो देखो मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात, आप लोग कैलकुलेट कैसे किए हो? 8,75,000 का सीधा क्या कर दियो? मेरे को मालूम था यही करोगे, क्योंकि लोग गलत समझते हैं चीज को। स्लैब रेट, इट इज नॉट अ फ्लैट रेट, ये एक स्लैब रेट है, स्लैब रेट। सबसे पहले इनकम जो दिख रही है ना 8,75, देखो अगर सिर्फ परसेंटेज ही कैलकुलेट करना रहता तो मैं इतना उसमें जोर नहीं डालता, ठीक है। टैक्स कैलकुलेशन जो है, इनकम टैक्स जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ते जाए। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले 8,75,000 को 3 टुकड़ा में या 2 टुकड़ा में तोड़ना है एज पर स्लैब, ठीक है। देखो 8,75,000 रुपए, स्लैब समझते हो? पत्थर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है। तो सबसे पहले पहला स्लैब समझने की कोशिश करो पहले। तो अभी बताओ इसके ऊपर अभी कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 2.5 लाख वाला। तो ये भाई के ऊपर पहला स्लैब जो बनेगा कितने का बनेगा? 2.5 लाख। मतलब 8,75,000 में से हमने पहला टुकड़ा निकाल लिया, कौन सा था वो? 2.5 लाख। अब दूसरा स्लैब 8,75,000 से, मतलब अब स्लैब रेट पहले क्या है लिख लेते हैं अपन, चलो। 2.5 लाख तक कितनी लगता है टैक्स? नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक 20%। और 20 से 10 लाख से ऊपर में कितना परसेंट है? 30%। मतलब आपको स्लैब जो है इस बेसिस पे तोड़ना है। तो पहले हमने ये वाला स्लैब उठा लिया। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक जाने के लिए और कितना बड़ा इनकम लेना पड़ेगा? 2.5 लाख और लेना पड़ेगा। तो अगले स्लैब में फिर से 2.5 लाख लिखो। तो दोनों मिलाओगे तो कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। मतलब 8,75,000 में से पहला टुकड़ा 2.5 लाख हमने यहां ले लिया, और 8,75,000 में से 2.5 लाख का एक टुकड़ा हमने यहां ले लिया। अब तीसरा स्लैब 8,75,000 में से 5 लाख निकल गया, तो बच कितना रहा? 3,75,000। क्योंकि ये जो 8,75 है, ये जो 8,75 है वो 10 लाख के स्लैब में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो यहां पर 3,75 लिख दोगे बस आप। अब ये तीनों को अगर आप मिलाते हो, अगर आप तीनों को मिला के देखते हो तो तीनों का टुकड़ा हो गया 8,75। टोटल मारो ना। मतलब पहले मैंने जितनी नॉर्मल इनकम है उसको 3 टुकड़े में तोड़ा है स्लैब वाइज। अब जो टैक्स का रेट बोलता है वो करो। शुरू के 2.5 लाख में कितना टैक्स लगेगा? दूसरे वाले 2.5 लाख में, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी इनकम आती है? 2.5 आती है। तो इसके ऊपर लगेगा कितना परसेंट? 20। तो 2.5 लाख का 20% कितना होगा? सॉरी 5% कितना आएगा? 12,500। फिर अगला 3,75,000 रुपए है, उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? अब 20%। तो 375 इंटू 20% ये आएगा 75,000। तो 75,000 प्लस 12,500 प्लस तो 87,000। क्या गुंडा बनेगा रे तू? आप लोग 1,75 टैक्स निकाल के रखे थे, डुबा दोगे क्लाइंट को। तो आप लोग किसका किसका आया था 87,500? भाई आपने 8,75,000 को तोड़ना है स्लैब के हिसाब से। तो शुरू का 2.5 लाख उठा लिए, शुरू का 2.5 लाख आपने उठाया ये वाला। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक आप देखना है। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक जाने के लिए अपने पास कितनी इनकम है? गैप कितना दोनों के बीच में? 2.5 लाख का गैप है ना। तो ये 2.5 लाख इधर ले लिए। फिर उधर 5 लाख से ऊपर कितनी है? 3,75। मतलब यहां तक आपकी इनकम कितनी है? 2.5। अगर मैं और लिख के बताऊं तो यहां तक इनकम कितनी है? 2.5। 2.5 प्लस 2.5 कितनी हो रही है यहां पर? और 5 प्लस 3,75 कितनी हो रही है?
ऐसा। क्लियर है? तो इस तरीके, हाँ, ये जो टोटल आ रहा है 87,500 प्लस एजुकेशन सेस जोड़ते 4%, वो अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब एक और निकाल कर बताओ आप लोग। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तो डायग्राम बनाया हूं ऐसा, नहीं तो मैं वो टाइमलाइन खींचता हूं। कैसे टाइमलाइन खींचता हूं, एक तरीका और बता रहा हूं, समझो। शायद आपको इससे ना समझ में आए तो इससे समझ में आ जाए। इधर देखो, सबसे पहले आपको ऐसे लाइन खींचनी है। इधर देखो, हम स्लैब रेट को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले अपने को क्या करनी है, ऐसी लाइन खींचनी है। स्टार्ट कहां से करना है? जीरो से। जीरो से 2.5 लाख तक की अगर किसी की इनकम है तो टैक्स कितना लगेगा? 2.5 लाख से 5 लाख तक आगे जाना है तो इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 5 लाख से आपको जाना है कहां तक? 5 लाख से आपको जाना है कहां तक? 10 लाख तक। तो आपको टैक्स कितना लगेगा? और 10 लाख एंड अबोव पर कितना लगेगा? ये स्केल है, मान के चलो स्केल। स्केल से अपने को नापना है। अब अपनी इनकम कितनी है? 8,75,000 रुपए। 8,75,000 में से फर्स्ट 2,50,000 निकाल लो, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? नील। 8,75,000 में से सेकेंड 2,50,000 निकाल लो, तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 5%। अब 8,75,000 से आप 10 लाख तक तो जा नहीं सकते क्योंकि वो 10 से कम है। तो इधर कितनी इनकम आ रही है? 3,75,000 रुपए। ये कहां से आया? 8,75,000 माइनस 5 लाख कर दो तो कितना मिलेगा? 3,75। इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 20। तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 12,500, यहाँ आएगा कितना? अब सबको जोड़ दो तो 87,000। शायद ये वाला ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है। अभी सिर्फ हम स्लैब कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूं, आगे अभी बचा है एजुकेशन फेस वगैरह। हाँ, लगना ही लगना। स्पेशल इनकम में फ्लैट रेट है, उसमें 1 रुपए भी इनकम होगी तो भी लगेगा। स्लैब इसमें नॉर्मल पे स्लैब रेट लगता है। तो चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बनाने के लिए। चलो कैलकुलेट करो। नॉर्मल इनकम है 4,82,500 रुपए, 4,82,500। अपन अभी टैक्स कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, पे करना नहीं करना पड़ेगा वो बात की बात है, वो देखेंगे हम अभी आगे। ग्यारह हजार से 25 आ रहा है, क्योंकि शुरू का 2.5 लाख क्या हो गया अभी, और 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक तो है नहीं इनकम। तो 4,82,500 में से 2.5 लाख निकाल लो, कितना बचता है? 4,82,500 माइनस 2.5 लाख, 2,32,000 का फिगर करवा। तो 11,000 से 25 अगर आया तो सही है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको अगर मान लो, सुनो इधर, अगर ये बंदे की एज अगर मान लो 80 ईयर्स के ऊपर रहती तो इसका स्लैब नीचे का चेंज हो जाता और इसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं आता। हरी बात समझ में, क्योंकि 5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अब एक छोटा सा और दे रहा हूं। चलो कैलकुलेट करो।
एज है 48 साल, टोटल इनकम है नॉर्मल वाली 13,46,000, 13,46,000 रुपए। कितना आ रहा है बताओ भाई, स्लैब तोड़ के बताओ। कितना हुआ बोलो? 2 लाख। चलो एक बार मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, अगर आपने ये कैलकुलेट सही किया है मतलब आप शक्तिमान।
शक्तिमान का असली नाम मालूम है क्या था? हाँ, गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। चलो 13,46,000 में से पहला 2.5 लाख यहां निकाल लो। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना यार, यहां तक कि अगर इनकम बोलूं तो 10 लाख है, तो आंख बंद करके 2.5 और 5 लिख दो, नहीं लिख सकता? और 10 के ऊपर कितना जा रहा है? 3,46,000। बस बात खत्म। इसके ऊपर आएगा 0, इसके ऊपर आएगा 12,500। कैलकुलेटेड है पहले से दिमाग में कि 5 लाख का 2.5 लाख का 5% कितना आता है? 12.5। 5 लाख का 20% कितना आएगा? 1 लाख। मतलब लास्ट वाला जब भी 10 लाख से ऊपर इनकम है ना, तो आखिरी वाला कैलकुलेट करना पड़ता है, बस बाकी के पहले से पता रहता है अमाउंट क्या रहेगी। इसका आएगा 1 लाख, और 3,46,000 का 3% कर लो, 30%, सॉरी, 1,38,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 2 लाख, 1,38,000 आएगा क्या? ठीक, तो 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 1,38,000, तो 2,16,000। तो आपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना सीख गए। 300 है क्या? हाँ, ठीक है। तो आप लोग स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना सीख गए। आप लोगों को याद है एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, रेसिडेंशियल स्टेटस, जब आप लोग नया नया ज्वाइन किए थे, तो मैं उस समय एग्जाम्पल नंबर 25 छोड़वा के रखा था। मैं बोला जब टैक्स कैलकुलेशन करना सीखेंगे तब पढ़ाऊंगा उसको। अब वो समय आ गया है, अब अपन सीखेंगे। क्लियर है? तो अभी 2-4-5 क्वेश्चन पहले इस चैप्टर के बना लेते हैं, क्योंकि पिछले साल डीबी गर्ल्स कॉलेज वाले पेपर में वही क्वेश्चन आ गया था, और मैं भाभी को बहुत बार बोला था, भाभी मतलब एक स्टूडेंट थी, उसको बहुत कई लोग भाभी बोले, भाभी सुन लेते हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। तो मैं बहुत बार बोलता था कि करके जाना, और वो करके गई भी थी बेचारी, और आ गया पेपर में वही क्वेश्चन। चलो तो वापस से आ जाओ अपने। अभी हम मात्र 40% ही पढ़े हैं, 60% बचा है अभी। तो टैक्स रेट कैलकुलेट करना है आपको स्पेशल इनकम पर, सॉरी नॉर्मल इनकम पर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? ये सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मल या एग्रीगेट इनकम निकाल लेना है, उसके ऊपर उसके कौन से रेट से टैक्स कैलकुलेट करोगे? स्लैब रेट। आ गया? स्लैब रेट से कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे थोड़ा दूर दूर। अब सुनो मेरी बात, आपको यहां पर जो टैक्स कैलकुलेट किया ना, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। आपने ऊपर याद करो, एग्रीकल्चर इनकम जोड़े थे ना, तो जोड़े थे मतलब एग्रीगेट इनकम में एग्रीकल्चर इनकम जुड़ी हुई है, तो ये जो टैक्स निकाले उसमें एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स आ गया है। तो अब आपको टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एप्लीकेबल मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर वापस से स्लैब रेट कैलकुलेट करके उतना जो अमाउंट आएगा उसमें हमें माइनस करना है। नहीं है बात समझ में? अगर आपने ऊपर में एग्रीकल्चर इनकम जोड़ी हुई है एग्रीगेट इनकम में, तो यहां पर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स माइनस होगा, और अगर आप ऊपर में एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़े हो तो ये वाला माइनस नहीं होगा। अगर ऊपर में एग्रीकल्चर इनकम जुड़ी है, ऊपर में कहां पर जुड़ी है? ये देखो, ये जुड़ी है इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम जुड़ने के बाद क्या आती है? एग्रीगेट इनकम आती है। तो ये अगर जुड़ा है यहां पर, तो यहां पर उसके ऊपर का टैक्स भी क्या होगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये वाला जो टैक्स है ना, इसके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम वाला टैक्स भी जुड़ा हुआ है।
इसलिए उतना पोर्शन का टैक्स को वापस से माइनस करना है, जोड़ना है फिर माइनस करना है। अब इसके पीछे का मैथ्स अगर समझोगे तो वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स ले लेती है डिपार्टमेंट। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसे निकालोगे? मान लो ऊपर में एग्रीकल्चर इनकम जुड़ी थी 40,000 रुपए, ऊपर में एग्रीकल्चर इनकम कितनी जुड़ी थी? 40,000 जुड़ी थी। मतलब ये वाला जो टैक्स है इसमें 40,000 के हिसाब से टैक्स आ गया है, मतलब इसमें जो टैक्स आया है तो 40,000 के हिसाब से जुड़ गया है टैक्स। और आपने ऊपर में कितना अमाउंट जोड़ा था एग्रीकल्चर इनकम का? 40। तो 40,000 में पहले आप मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़ो, अब कितना होगा? 2,90,000 होगा। अब 2,90,000 के ऊपर आप स्लैब रेट लगा दो, जो टैक्स आएगा उसको यहां पर माइनस कर दे। हाँ, मेरा बोलने का मतलब है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सुनो। नहीं लग रहा है, अगर वहां पे मान लो अब 30% स्लैब में हो तो उस 40 में 30% के हिसाब से टैक्स लग गया है, और जब माइनस करोगे तो 10% 5% वाला माइनस होगा, वो इनडायरेक्टली ऊपर का मार्जिन ले लेता है वो। मेरा बोलने का मतलब है, सुनो, नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ो, इसके ऊपर आप क्या निकाल लो? टैक्स निकाल लो। तो ये वाला कौन सा टैक्स है? पहला वाला। आपने मतलब एग्रीकल्चर इनकम और नॉर्मल इनकम को जोड़ के टैक्स निकाला, तो वो फर्स्ट वाला है, ये वाला। फिर आप मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ो, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालो वापस से। आई बात समझ में? और ये वाले टैक्स को इसमें क्या कर दो? माइनस। तो जो बचेगा वो आएगा आपका क्या? बैलेंस टैक्स। आ गई बात समझ में कि नहीं आया? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? और कौन बोला नहीं आया? ये क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा एक बार। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? जैसे मान लो नॉर्मल इनकम थी 5,10,000 मान लो, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम थी 40,000, तो आप 5,10,000 प्लस 5,10,000 प्लस 40 करोगे तो कितना आएगा? इसके ऊपर टैक्स निकाल लो स्लैब रेट लगा के, जो भी अमाउंट आएगी। कितनी अमाउंट आएगी मालूम है? 22,500 आएगी। अगर 5,50,000 रुपये पर निकालोगे तो कितनी अमाउंट आएगी? 22,500। अब मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर वापस से एग्रीकल्चर इनकम जोड़ो। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है और इसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी? 40। तो अब 2,90,000 आ रहा है, तो 2,90,000 के ऊपर आप 5% निकालो तो कितना आएगा? 10,000। 10,000 आएगा क्या? 12,000 आएगा। कितना आएगा? 2,90,000 मतलब ऊपर 40,000 बच रहे हैं ना, 40,000 का 5% कितना होता है? नहीं, इतना नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, 2,000। तो आपने 22,500 निकाला, उसमें ये दोनों को जोड़ के अब कितना आएगा? 2,000 आएगा। तो इसमें 2,000 माइनस कर दो तो बचेगा कितना? 20,500। ऐसा। अब आप अगर कैलकुलेशन चेक करोगे तो यहां पर ये जो 40,000 वाली इनकम है इसमें 20% के हिसाब से टैक्स लगा है, लेकिन यहां पर माइनस किसके हिसाब से हो रहा है? 5 के हिसाब से। तो इनडायरेक्टली 15% का टैक्स गवर्नमेंट ले ली उसके ऊपर। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले आपको टैक्स कैलकुलेट करना है नॉर्मल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम पर स्लैब रेट के हिसाब से। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम प्लस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट करो, दोनों को जोड़ के वापस से स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकाल लो, और जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होगी वही वाली जोड़ना, 2.5 वाली, 3 वाली, 5 वाली वो जोड़ना। अब ये इसमें इसको माइनस कर दो तो जो बचेगा आपको क्या बोलेंगे? उसको बैलेंस टैक्स ऑन नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम। ये आ गया क्या? बी। और ये क्या था ऊपर वाला? ए। अब आप लिख लो टोटल टैक्स ए प्लस बी, मतलब स्पेशल इनकम का टैक्स प्लस नॉर्मल इनकम टैक्स, नॉर्मल इनकम का टैक्स, दोनों को जोड़ लो। अब इसमें आप लोग क्या माइनस करोगे? रिबेट माइनस करोगे सेक्शन 87A का, 87A का रिबेट माइनस करोगे। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है कि रिबेट जो है ना
मतलब उन लोग क्या समझते मालूम है कि 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। मैं असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर रहा हूं, 24-25 से चीजें बदल जाएगी। अभी भी लोग क्या समझते मालूम है, 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं है। एक्चुअली 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं वाली बात नहीं है। आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट अभी भी 2.5 लाख ही है। मतलब 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से जैसे ही इनकम आपकी क्रॉस हो जाएगी ना, तो 5% के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, रिबेट दे देती है और आपसे टैक्स नहीं लेती। तो रिबेट आपको कितने रुपया तक का मिलता है? 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलता है। सारी बात समझ में? मतलब अगर आपकी इनकम मान लो 3,50,000 रुपए है, तो आपके ऊपर 3,50,000 के ऊपर बोलू तो 5,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली टैक्स लायबिलिटी आती है। 3,50,000 के ऊपर बोलो तो 2.5 लाख से ऊपर 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000। तो आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी की आ रही है? 5,000 की आ रही है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करती है, 87A का रिबेट दे देती है। हमको 12,500 तक का किसी से टैक्स नहीं लेना है। तो 12,500 रुपए अब 5,000 में से माइनस कर दो तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया? 0। तो उसकी कंडीशन है कि कब मिलता है। आ रही बात समझ में? तो रिबेट जो मिलता है उसके कारण टैक्स की लायबिलिटी 12,500 रुपए तक क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो रिबेट कब मिलता है, किसको मिलता है, यहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, रिबेट तभी मिलेगा जब एसईसी क्या होगा? रेसिडेंट होगा। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस देखना जरूरी है। अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो उसके में रिबेट नहीं हो। 2.5 लाख के ऊपर 1 रुपए भी कमाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा उस बंदे को। तो रेसिडेंट होगा तो ही रिबेट मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, टोटल इनकम ना 5 लाख तक है, तो 12,500 रुपए तक रिबेट मिलेगा उसको। और 5 लाख से ऊपर हो गई तो रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा दिक्कत है, सुनो। अगर आप मान लो अपना ITR फाइल कर रहे हो और वहां पे इनकम दिखाते हो 5 लाख एग्जैक्ट, आप अपनी इनकम कितनी दिखाओगे एग्जैक्ट? 5 लाख। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा? 12,500 आएगा। तो आपको टैक्स देने का जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन आप अपनी इनकम 5 लाख 1 रुपया कर दो और आप रेसिडेंट भी हो, 5 लाख 1 रुपया कर दो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी? और आपको रिबेट नहीं मिलेगा 1 रुपए के कारण। हरी बात समझ में? तो 5 लाख 1 रुपया अगर है तो आपको 12,500 टैक्स देना पड़ेगा, और 5 लाख है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको रिबेट मिल जा रहा है। क्लियर है? तो अभी भी बोल रहा हूं मैं, असेसमेंट ईयर 23-24 में 2.5 लाख ही मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, और रिबेट मिलने के कारण 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स देने का जरूरत नहीं रहता है। तो रिबेट कब मिलेगा? जब एसईसी क्या होगा? रिबेट कब मिलेगी? 2 कंडीशन है। रिबेट कब मिलेगी? जब एसईसी क्या होगा? रेसिडेंट, और उसकी टोटल इनकम जो है 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बोल रहा हूं, ज्यादा होगी तो रिबेट नहीं मिलेगा। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो रिबेट कितना तक मिलेगा? अप टू 12,500 रुपए। मतलब आपका टैक्स आ रहा है 10,000 और रिबेट ले रहे हो 12,500, तो माइनस में मत ले आना नीचे। रिबेट में एक वर्ड लिखा है अप टू 12,500 रुपए तक का रिबेट मिलेगा। अब आपका टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया। अब आपका क्या गया? टैक्स आफ्टर रिबेट। मतलब टोटल टैक्स में से रिबेट माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स आफ्टर रिबेट। अब टैक्स आफ्टर रिबेट मिला तो इसमें अब अपन क्या माइनस करेंगे, क्या ऐड करेंगे? एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस जोड़ोगे कितना परसेंट के हिसाब से? 4%। मतलब ये वाली अमाउंट के ऊपर 4% जोड़ना है। अच्छा, सरचार्ज नाम की भी एक चीज होती है, उसको भी जोड़ना पड़ता है, लेकिन आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है जहां पे सरचार्ज जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैंने सरचार्ज, मैं क्या बोला आप लोगों को, आपके बुक के हिसाब से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वही बता रहा हूं। तो सरचार्ज आएगा ही नहीं, आपको कैलकुलेट ही नहीं करे तो फालतू क्यों मैं दिखाऊं। क्लियर है मेरी बात? सरचार्ज कब लगता है? सुनो मेरी बात, जब जिनकी इनकम करोड़ों में होती है ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ ऐसा, तो बड़े बड़े इनकम वाले लोगों के ऊपर सरचार्ज लगता है, या फिर कंपनी एसईसी है तब लगता है सरचार्ज। नॉर्मल एसईसी जिनकी इनकम 10 15 20 25 लाख है उसके में सरचार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोगों के बुक में वैसे क्वेश्चन ही नहीं है जिसमें बड़ी बड़ी इनकम दे, ठीक है? इसलिए सरचार्ज का मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं। तो सीधा आप टैक्स आफ्टर रिबेट लिखो
और उसमें ऐड क्या कर दो, ऐड क्या कर दो, एजुकेशन से 4% के हिसाब से ऐड कर दो, तो आप ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी या फिर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपको मिल जाएगी। मतलब टोटल इतना टैक्स पे करना है उस बंदे को, गवर्नमेंट को। अब समस्या ये आती है कि कभी कभी उस आदमी का कहीं से टीडीएस कट जाया रहता है, या फिर एडवांस टैक्स कट जाया रहता है, या फिर टीसीएस कलेक्ट कर लिया जाता है। तीन चीज बोला मैं, या तो उस बंदे का स्टार्टिंग में एडवांस टैक्स पे कर दिया होगा। एडवांस टैक्स क्या होता है अपन नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस टैक्स पे करके बैठा हुआ है पहले से, मतलब उसके ऊपर मान लो टैक्स लायबिलिटी आ रही है 1,00,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, और वो आदमी पहले से 30,000 रुपए एडवांस टैक्स पे करके रखा हुआ है पहले से, तो क्या फिर से 1,00,000 ही पे करेगा? नहीं, बचा हुआ ही देगा ना। तो जो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आती है ना, टोटल टैक्स लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपने पहले से कोई प्रीपेड टैक्स का पेमेंट करके रखा है पहले से, तो उतना टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और जो बचा हुआ होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो एडवांस टैक्स मतलब पहले से एडवांस में पे किया गया टैक्स होता है। और दूसरा होता है कहीं से टीडीएस कट जाता है, तो टीडीएस भी एक प्रकार का प्रीपेड टैक्स होता है, ठीक है। या टीसीएस, टीडीएस या फिर टीसीएस, ये आप लोगों से, जैसे अभी मेरे क्लाइंट है, उसने अभी गाड़ी खरीदी 57 लाख की हाईवा, 2 गाड़ी खरीदा। तो जैसे ही खरीदा ना, तो उससे टीसीएस का पैसा जोड़ के ले लिया गया। तो अब जितना उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है वो अभी इस साल प्रीपेड टैक्स, इस साल जब हम 24-25 की आईटीआर फाइल करेंगे ना, तो जितना उसका टीसीएस कलेक्ट हो गया उतना यहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी क्लास चल रही है करके मैं उसका बिल नहीं दिखा सकता आप लोगों को, क्योंकि वो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है। तो मैं क्लास ओवर होने के बाद आप लोगों को उसका बिल दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कैसे टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। देखो, तो पहले से कोई प्रीपेड टैक्स अगर आपने पे करके रखा हुआ है तो वो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी कभी क्या होता है मालूम है, आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है कम और टैक्स पे करके बैठ गए हो ज्यादा। 1,00,000 पटाना था लेकिन आप पटा के बैठ गए 1,30,000 रुपए। तो ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट पूरा रख लेगी, जितना एक्सेस आपने पे किया है वो आपको क्या करेगी, रिफंड कर देगी। आ रही बात समझ में? और अगर आपका कम पे किया हो तो उतना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। और रिफंड आपको करेगी तो रिफंड में आपको 6% के हिसाब से ब्याज भी मिलता है, ठीक है। तो आपको ब्याज व्याज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? तो ये टैक्स कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसेस है। अब छोटा सा रूल और है, प्रीपेड टैक्सेस में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है ना, ये कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो हमको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, टैक्स की जो अमाउंट आएगी ना उसको भी राउंड अप करना पड़ेगा 288B के हिसाब से, मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 में राउंड अप करना पड़ेगा। टैक्स रेट मैंने बता दिया, ठीक है। स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स जो लगता है वो कितना कितना लगता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर कितना लगेगा, 20। शॉर्ट टर्म 111 पर कितना लगेगा, 15। कैजुअल इनकम पर कितना लगेगा, 30। अनडिस्क्लोज पर कितना लगेगा, 30। अभी जो मैंने आप लोगों से क्लास में डिस्कस किया स्लैब रेट, पता है वो स्लैब रेट जो था वो ओल्ड स्कीम में था। ओल्ड स्कीम समझते हो? इनकम टैक्स वाले 2 स्कीम निकाल के रखे हैं। पुरानी स्कीम के हिसाब से भी टैक्स निकाल सकते हो और नई स्कीम के हिसाब से भी टैक्स निकाल सकते हो। तो अभी जो मैंने आप लोगों से 3 रेट डिस्कस किए ना, कौन कौन से? ये वाला, ये कौन सी स्कीम वाला है, ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम वाला टैक्स। न्यू स्कीम वाला टैक्स क्या बोलता है, उसमें कोई सीनियर सिटीजन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं, सबके लिए बराबर। न्यू स्कीम के हिसाब से टैक्स कितना लगता है, सुनो, 2.5 लाख तक कितना लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना, 5 लाख से 7.5 लाख तक कितना, 7.5 लाख से 10 लाख तक, मतलब 2.5 लाख बढ़ाते जाओ, उधर टैक्स को 5% बढ़ाते जाओ। 10 से 12.5 में कितना जाएगा, 20। 12.5 से 15 में कितना जाएगा, 25। और 15 से ऊपर में जाओगे तो कितना आएगा, 30। क्लियर है? तो यहाँ पे 2.5 लाख बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5% बढ़ते जा रहा है। क्लियर है? तो न्यू स्कीम के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में नेक्स्ट क्लास में और बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर के क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में ज्यादा नहीं।
एक आधी क्वेश्चन या एडवांस टैक्स में बोल दिया कैलकुलेट करने तो बोल देगा, बाकी ज्यादातर के क्वेश्चन किसमें है, सब ओल्ड वाले। क्लियर है। अब टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे करना है, ये मैं आप लोगों का चेहरा देखो लग नहीं रहा है कि आप लोग अब उसको स्वीकार कर पाओगे। हाँ हाँ, मैं इसको जब है ना क्लास रिकॉर्ड होने के पहले जब मैं लिखवा रहा था बच्चों को, तो मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था वैसे तो एक बार रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए मेरे को तो समझाना पड़ेगा, तो कल की क्लास में एक बार डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि ये जो मैं रूल है ना, ये टीडीएस चैप्टर जो यूनिट 5 का है उससे भी रिलेटेड है, तो वहां के लिए तो बताना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक बार बता दूंगा इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला साहू जी वाला, ये बनाना है। इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, विनिंग इनकम भी है, मतलब कैजुअल इनकम भी है। तो आप लोग एक बार बनाकर देखना, नहीं तो क्लास में तो मैं डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, कल आओ इसको बना के आना।